अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुबह खैर पाकिस्तान, खुश आमदीद पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई उम्मीद के साथ आपको कहते हैं सुबह की सोच में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूं गज़ल अशरफ अमान और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन भी आज अच्छा गुजरेगा, और अगर नहीं गुजर रहा, मतलब परेशान है या कुछ भी है, तो आप हमें देख लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी इंटरटेनमेंट है, फिर हम सियासत पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि हम सोशल स्टोरीज से ही आगाज़ करते हैं, और इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि गलत ईद चलान के हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन, कुछ अहम हिदायत सामने आ चुकी हैं कि अब परेशान आपको होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का नया ईमेल पर मबनी शिकायती निज़ाम मुतारिफ शहरी गलत ई चलान को ट्रैफिक दफातर जाए बगैर चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि तफसीलात की आ रही हैं सामने कि निज़ाम के तहत अगर किसी शहरी को लगता है कि उसे गलती से ई चलान मौसूल हुआ है, तो वो अपनी शिकायत ईमेल के जरिए etclhr@psca.gop.com पर .pk पर भेज सकता है। और इस ईमेल में ई चलान की तस्वीर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और मसले के मुख्तसर वजाहत भी शामिल होगी। ये भी आपको वाज़ेह रहे कि शिकायत मौसूल होने के बाद पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जो टीम होगी वो मामले का जायजा लेगी, और अगर शिकायत दुरुस्त पाई गई तो ई चलान मनसूख हो जाएगा। और अथॉरिटी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद आवाम की सहूलत में इजाफा और गैर ज़रूरी परेशानी से बचाव है, क्योंकि आपको पता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा नहीं जाता, लेकिन शायद सिस्टम में खराबी होती है तो उनको ई चलान हो जाता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपने आखिरी जो लाइन कही है, मेरा ख्याल है कि आपने तमाम तर चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और जो लोग इस वक्त हमें शायद पूरे पाकिस्तान से सुन रहे हैं, उनको ये बताते चलें कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कुछ ऐसी जगहों पे कैमरे नस्ब हैं कि जब आपकी गाड़ी जाती है तो आपको चालान आ जाता है। सो अगर उस तरह का चालान आपको आ जाए और आपको ये मालूम हो कि आपकी गाड़ी 60 से कम थी या फिर 80 से कम थी, मतलूबा स्पीड से कम थी, आपने इसके अलावा सीट बेल्ट बांधा हुआ था, तो आप वहाँ पे जाके इस पोर्टल पे अपनी शिकायत को दर्ज भी करवा सकते हैं। और उसके बाद जब वो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं वो उस कैमरे को निकाल के देखेंगी कि आपकी स्पीड ठीक थी या नहीं थी, आपने बेल्ट पहना था या नहीं पहना था, और उसके बाद आपका ये जो चालान है ये वापस कर दिया जाएगा। अब तीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बतानी है। पाकिस्तान में बहुत सारे तुर्किश जो ड्रामाज हैं काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुए। सबसे पहले अगर मैं इर्तुगरुल गाजी की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और वो कोविड के ज़माने में मकबूल हुआ। जब इर्तुगरुल गाजी ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्हीं के बेटे जिनके नाम पे खिलाफत उस्मानिया कायम हुई थी, कुर्लुस उस्मान, एक बड़ा तारीखी तुर्की ड्रामा पेश हुआ था, और ये मकबूल तरीन ड्रामा था जिसके किरदार थे बुराक ओज़चेविट। इस हवाले से आज मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प खबर है। अगर मकबूल तारीखी तुर्क ड्रामे कुर्लुस उस्मान में मरकजी किरदार अदा करने वाले बुराक ओज़चेविट ने जो है उसके हवाले से बात की जाए तो उन्होंने सीरीज़ को खैराबाद कह दिया है, और बुराक ने मुबैना तौर पर प्रोड्यूसर मेमत बोजदाग के साथ मुआवजे के तनाज़े पर सीरीज़ को छोड़ने का ऐलान किया है। तुर्क मीडिया के मुताबिक अदाकार ने नई सीज़न की एक किस्त के लिए 40 लाख तुर्क लीरा का मुतालबा किया, जिस पर प्रोडक्शन टीम के साथ इख्तलाफात पैदा हुए, जिसके बाद बुराक और प्रोडक्शन टीम ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले सीज़न में एक उम्र रसीदा उस्मान बे को दिखाया जाएगा, और फिर कहानी उनके बेटे उरहान बे की ज़िंदगी पर मुंतकिल हो जाएगी। उरहान बे के किरदार के लिए अदाकार का ऐलान ताहाल ना हो सका, लेकिन इसके लिए मर्त याजी ओगलू, मुराद यल्द्रम और इब्राहिम चिलेटकोल जैसे नाम ज़ेरे गौर हैं। कुर्लुस उस्मान में किरदार अदा करने के लिए वो फ़ी किस 40,000 यूरो से ज़ायद कमाते थे। मैं बात कर रहा हूँ कुर्लुस उस्मान के मेन किरदार बुराक की। इसके बरक्स अगर दीगर अदाकारों की बात की जाए तो वो मुबैना तौर पर फ़ी किस 15,000 से 30,000 यूरो के दरमियान मुआवजा कमा रहे थे। अब आपको एक नया उस्मान नजर आएगा। उस्मान को देखते देखते ना जो शायकीन थे, जो व्यूअर थे, उनको पहले इर्तुगरुल गाजी ही नहीं भूलते थे जो पुराना किरदार था, उसके बाद उस्मान का किरदार 3-4 सीजन से पॉपुलर हुआ था, और अब एक नया किरदार आएगा जिसको शायद पहले सीजन में तो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा। मतलब अब सवाल फिर यही है कि क्या नया चेहरा सारिफी मद्दाहों को कबूल होगा या फिर नहीं, क्योंकि अब ये जो उन्होंने अपने आप को सीरीज से अलहदा किया है वो बिकॉज ऑफ जो उनकी सैलरी के हवाले से बातचीत है उससे रिलेटेड। देखते हैं कि अब नया चेहरा कौन सा सिलेक्ट होता है और आप लोग उसको पसंद करते हैं या फिर नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से बात करते हैं, जहां पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान हुकूमती सतह पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे का इम्कान है। और तफसीलात ये बताई जा रही हैं कि ज़राए निजकारी कमीशन ने बताया कि यूएई के साथ
साथ हुकूमत पाकिस्तान हुकूमती सतह पर G2G मुआहदा तय पाया जा सकता है। ज़राए का ये भी बताना है कि G2G मुआहदे के लिए वजारत ख़जाना, वजारत दिफा और UAE जो फ्रेमवर्क है एविएशन का वो तैयार कर लिया गया है, उसकी हिदायत भी कर दी गई है। निजकारी कमीशन ने यह भी कहा है कि वफाकी काबीना और IMF से मंजूरी के बाद ही UAE हुकाम के साथ फ्रेमवर्क शेयर किया जाएगा, उससे पहले नहीं। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन बिडिंग के जरिए आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ वजारत ख़जाना, वजारत दिफा और एविएशन हुकाम UAE हुकाम के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेंगे। रवा माली साल की बात करें तो हुकूमत और IMF के दरमियान 7 इदारों की निजकारी पर इत्तफाक हुआ है और PIA, आइस्को, फेस्को, गेप्को, फर्स्ट वुमेन बैंक रवा माली साल के लिए निजकारी प्लान में शामिल है। और इसके साथ साथ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्लान में शामिल हैं। आपको पता है कि ये हमेशा से मुआहदे क्यों होते हैं? अवाम की फलाह बहबूद या फिर तरक्की के हवाले से होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और ये निजकारी कमीशन का फैसला है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कब तक अमल दरामद होगा। लेकिन हमें ख्वाजा आसिफ साहब तो ये बता रहे थे कि जब PIA की निजकारी की बात हुई थी कि PIA बड़ी खसारे में है, लेकिन अब उसके रूट्स बहाल हो रहे। पहले उसका फ्रांस का रूट बहाल हुआ, अब लंदन का रूट बहाल हुआ। तो PIA से हम निकल के अब एयरपोर्ट्स पे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे भी ख्वाजा साहब या फिर मशीर हवाबाजी कुछ तवज्जो दें तो शायद हमारे एयरपोर्ट्स भी ठीक हो सकते हैं। इनको आपको आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट वी हैव इन दिस कंट्री। सो उसको अगर आप आउटसोर्स कर देंगे तो आपके अपने हाथ में शायद कुछ भी ना रहे। खवातीन वज़ात, एक तो बुरी खबर आपको गज़ल ने बता दी, मतलब बुरी है, हमारा अपना सासा है उसको हम UAE को देंगे तो बुरी खबर है। लेकिन एक अच्छी खबर भी हमारे पास है, वो भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज़ के हवाले से। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर असर नो तामीर किए गए रनवे के मंसूबे को FIDIC एशिया पैसिफिक अवार्ड बाय इंजीनियरिंग एक्सीलेंस से नवाजा गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि FIDIC एशिया पैसिफिक अवार्ड खित्ते में कंसल्टेंट इंजीनियरिंग के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी को सराहने के लिए दिए जाते हैं। इनका मकसद नुमाया मंसूबे, उभरते हुए रहनुमाओं और इंडस्ट्री की मजमूई ताकत को उजागर करना होता है। ये अवार्ड एशिया पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस के दौरान पावर हाउस अवार्ड्स, आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स अवार्ड्स और इमर्जिंग लीडर्स अवार्ड्स के 3 जुमरों में दिया जाता है। कोयटा एयरपोर्ट रनवे की तामीर नो का अवार्ड FIDIC एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2025 में दिया गया, जो 15 से 17 जुलाई तक इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीबन 5 अरब रुपए की लागत से अपग्रेड किए गए कोयटा एयरपोर्ट के रनवे पर 31 मई 2023 को इस्लामाबाद से आने वाली पहली परवाज PK P250 ने लैंड किया था। आपको ये भी बता दें कि ये तवील से मजबूत तरीन प्रोजेक्ट है, रनवे है, जिसको आप ये कहें कि बगैर, ये प्राउड मोमेंट है कि बगैर किसी हादसे के ये मुकम्मल हो गया है। रिजिड पेवमेंट ये रनवे है। इस हवाले से जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें नहीं पता कि इसमें कितना ज़्यादा काम लगा और फिर बगैर हादसे के इस चीज़ को मुकम्मल होना एक बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, सहराए थर से आपको खबर देते हैं, जहाँ पर अब बारिशें तो आप देख रहे थे कि हो रही थी, अभी भी मतलब आज भी मौसम कुछ इस तरह से है कि किसी घंटों में बारिश है, किसी घंटों में धूप है। लेकिन सहराए थर में बारिशों के बाद क्या हुआ कि सांप बिलों से बाहर निकल आए और महकमा सेहत के मुताबिक थर पारकर में रवा माह के दौरान 200 के करीब अफराद को सांपों ने डस लिया है, जिन्हें इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भी लाया गया है। और सांपों के जहर को ज़ाइल करने के लिए एंटीसेनिक वेनम इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। और सहराए थर के जंगलात में सांपों की 10 से ज़ायद अकसाम भी मौजूद हैं, जिनमें न्यूरोटॉक्सिक या फिर मस्कोलोटॉक्सिक जो है इस तरह के खतरनाक पाए जा रहे हैं। और बारिशों के बाद सांपों की अफजाइश के दिन होते हैं, आपको पता है। और जिस तरह से ये महीना है, इसमें तो वैसे ही बहुत कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बिलों से बाहर आने के साथ साथ अपना जहर भी जिस्म से खारिज करना होता है। मजे की बात यह है कि कुदरती तौर पर सांपों की अफजाइश का ये मरहला हर जानदार के लिए खतरे का बायस बन सकता है, चाहे वो इंसान है चाहे कोई जानवर है। अल्लाह हम सबको सांपों से महफूज रखे। गजल ने बहुत ज़्यादा सांपों का जिक्र किया, मैं इतना ज़्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे कि सांप को जितना याद करें वो आपको फिर कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। अब आ भी जाएगा इस महीने में कहीं ना कहीं, क्योंकि सावन का महीना है और जो जमीन के नीचे वाली चीजें वो सारी इस महीने में ऊपर आती हैं। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देनी है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। न्यूजीलैंड के प्रो लीग से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया, अब दस्तबरदारी का तो जो है वो दूर वाली सीन हो गया, क्योंकि पहले कहा जा रहा था वो दस्तबरदार होंगे, लेकिन अब ऐलान उनकी जानिब से आ गया है। उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को
लीग में बाज़ाब्ता शिरकत की दावत दी है। न्यूजीलैंड हॉकी ने माली मसाइल के बायस प्रो लीग खेलने से इनकार किया। इसके बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए टूर्नामेंट में शिरकत का दरवाज़ा खुल गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को कहा है कि 12 अगस्त तक पाकिस्तान जो लीग है प्रो लीग उसमें शिरकत की तस्दीक करे। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने प्रो लीग में शिरकत से इनकार कर दिया तो अगला ऑप्शन फ्रांस का होगा। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पहले ही हुकूमत से मुतालबा किया हुआ है कि प्रो लीग में शिरकत के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट दरकार है। प्रो हॉकी लीग का नया सीजन अगले बरस फरवरी मार्च में शुरू होगा और कौमी टीम इसमें 16 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान टीम अपने होम मैचेस लाहौर में खेलेगी। ताहम अगर अवे मैचेस की बात की जाए तो उसके लिए ग्रीन शर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, यूरोप और बरतानिया का सफर करना होगा। अगर मैं थोड़ा सा गजल प्रो लीग और नेशंस लीग को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो दुनिया की जो टॉप टियर टीम्स हैं 8 टीम्स हैं गालिबन, वो इस प्रो लीग में खेलती हैं और जो नेशंस कप है उसकी जो टॉप टियर की टीम है वो इसके प्रो लीग में शामिल हो जाती है। नेशंस कप हम हारे थे न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड ने जब इस लीग से दस्तबरदारी का ऐलान किया तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान दूसरे नंबर पे था, तो पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट किया। अब अगर पाकिस्तान इनविटेशन कबूल नहीं करेगा, फंड्स अगर पाकिस्तान के पास भी नहीं होंगे तो फिर फ्रांस वहां पे चला जाएगा। सो ये 2 टीयर्स आपको की क्या लीग लगता होती है कि पाकिस्तान अब जाएगा या नहीं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की एफर्ट्स आजकल गवर्नमेंट की जानिब से हॉकी के हवाले से नजर आ रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान हॉकी को शायद ये 70 करोड़ पे मिल भी जाएंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आप जब टॉप टियर की टीम्स के साथ खेलेंगे जिसमें अर्जेंटाइन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इंडिया की टीम है, तो आपकी जो हॉकी है, आपके जो लड़के हैं ना, उनको अच्छी हॉकी देखने को मिलेगी, अच्छी हॉकी खेलने को मिलेगी, अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पाकिस्तानी टीम को अब सोचना चाहिए, फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स है वो भी हल होने चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ताकि फ्रांस को मिल सके, पाकिस्तान को ही मिले। इसी से हालात बेहतर होंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।